नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत। आ जाओ देखिए फटाफट। और पाचन तंत्र की ये आखिरी क्लास होगी और आज अपन इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, सभी का स्वागत। तो चलिए दोस्तों, आमाशय की हम कल बात कर चुके थे और आज अपन बात करेंगे छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे जी। छोटी आंत की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं जी। अब देखो, सबसे पहले छोटी आंत जो है वो आपको पता होगा, जो हमने पीछे बात करी थी आहार नाल, उस आहार नाल का, भाई आहार नाल होता है ना एलिमेंट्री कैनाल, जो भोजन की पूरी नली है। तो की आहार नाल का सबसे लंबा भाग का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे अगर लंबा कोई भाग है तो वो मेरे भाई छोटी आंत है। ठीक है ना? सभी का स्वागत भाई। आहार नाल का सबसे लंबा भाग अगर आपसे पूछा जाए तो वहां उत्तर आप क्या दोगे? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद देखो, आहार नाल का अगर ये सबसे लंबा भाग है तो इसकी लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई इसकी जो लंबाई है फीट में आएगी तो 21 फीट, या फिर मीटर में आएगी तो 7 मीटर, या तो 21 फीट कह दो या फिर 7 मीटर कह दो, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा यहां भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहां भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब पूरा भोजन कहां आकर पचता है शरीर में, तो आप कहोगे छोटी आंत में। तो भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो कहां होगा? छोटी आंत में होगा। इसके अलावा यहां भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है,
यहां भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा पाचन मतलब कंप्लीट डाइजेशन आहार नाल बहुत कोमल होता है। हाँ कोमल ही होता है, ठीक है ना। झारखंड से देख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद देखो छोटी आंत में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहां पाचन हेतु दो प्रकार के रस आते हैं। यहां डाइजेशन के लिए दो टाइप के रस आते हैं, मतलब भोजन को पचाने के लिए दो टाइप के रस आते हैं। अब दो टाइप के रस हम दोनों पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। कौन से दो रस हैं? नंबर फर्स्ट पितरस, या इसको हम बाइल जूस कहते हैं। पितरस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा रस आता है वो अग्नाशय रस है। ठीक है, पेनक्रियाज बोलते हैं इसको, पेनक्रिएटिक जूस। तो अग्नाशय रस तो हम अग्नाशय में पढ़ चुके हैं। पितरस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने पितरस भी शायद पढ़ा दिया है, फिर भी पितरस को मैं अलग से और बता देता हूं आपको। पितरस या बाइल जूस, पितरस या बाइल जूस। देखो पितरस की बात करें, इसके 4-5 सवाल बनते हैं। पितरस का निर्माण किससे होता है? पितरस संचित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है? पितरस में इसका पीएच मान कितना है? इसमें एंजाइम कौन सा है? और इसका कार्य क्या है? ये दोस्तों 5 सवाल बनते पितरस यानी कि बाइल जूस के। देखो पितरस का निर्माण होता है हमारे लीवर से, और लीवर हम इसके टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, यकृत या लीवर, और वो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। स्टोर कहां होता है पितरस? तो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में स्टोर होता है पितरस। पीएच मान इसका लगभग 7.7 के आसपास होता है। एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित है।
एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है, एंजाइम नहीं पाया जाता इसमें। एकमात्र ऐसा रस जिसमें कोई एंजाइम नहीं है वो पित्तरस है। ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो कौन सी है भाई, लाइव चल रहा हूं मेरे भाई में, रिकॉर्ड कुछ होता ही नहीं इधर। कार्य की बात करें तो पहला काम वसा का पायशीकरण। वसा का पायशीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन। वसा का पायशीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन, मतलब वसा को छोटे छोटे बूंदों के रूप में तोड़ना। वसा को छोटे छोटे बूंदों के रूप में तोड़ना। और दूसरा, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाना। अम्लीय से क्या बनाना, क्षारीय बनाना। ये ध्यान रखना है। ये पितरस होता है, तो पितरस का अगर बाइल जूस का क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहां मैंने क्या लिखा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग एक आध तो 21 फीट कह दो या 7 मीटर कह दो। यहां भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन होता है, और सबसे ज्यादा अवशोषण, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पदार्थ यहीं से जाते हैं। यहां पाचन के लिए दो टाइप के रस आते हैं, एक बाइल जूस और एक पैनक्रियाज या पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक तो हम पढ़ चुके हैं, अग्नाशय ग्रंथि से आता है। पितरस लीवर से आता है, इस पितरस को मैंने आपको अलग बता दिया है। अब देखो हम बात करते हैं छोटी आंत के भागों की। अब हम छोटी आंत के भागों की बात करें तो डायग्राम आपके सामने है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भाग, तो दोस्तों देखिए छोटी आंत जो है इसके 3 भाग हैं। अच्छा, 3 भाग हैं। अब देखो 3 भाग छोटी आंत के कौन से, एक तो है डूडीनम, ये रहा, ये लिखा है डूडीनम। यह है जेजुनम, और यह है इलियम। ये दोस्तों 3 भाग है। बाकी है ना, ये तो बड़ी आंत के भाग है ये वाले। ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है जो इसके बाद पढ़ेंगे हम। ये तो बड़ी आंत है, इसको हम बाद में लेंगे। ऊपर वाले जो 3 भाग दिख रहे हैं ना, ये 3 भाग है इसके। देखो कौन कौन से, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखता हूं। सबसे पहला भाग हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, और ग्रहणी का इंग्लिश में नाम आता है डूडीनम। ग्रहणी को क्या कहा जाता है, डूडीनम कहा जाता है। दूसरा भाग, ये बीच वाला भाग है जी, बीच वाला भाग जिसको मध्यांतर बोलते हैं। बीच के अंदर है ना, देखो ये जिजुनम वाला। ड्यूडिनम तो है जो आमाशय के साथ में ये यहां जुड़ा हुआ है, देखो ये इधर आमाशय है, अपना आमाशय है ये इधर आमाशय आ गया, पेट आ गया। पेट से जो भाग जुड़ता है ना, उसका जो फर्स्ट वाला, ये जो आपको थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है ना, ये ड्यूडिनम है।
फिर आपको ये स्लेटी कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यांत्र। मध्यांत्र। और मध्यांतर को इंग्लिश में यहां लिखा गया जेजुनम। क्या होगा? जेजुनम होगा। और तीसरा पार्ट जो है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलियम और हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्धांत्र। शुद्धांत्र। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलियम। ये तीन भाग होते हैं किसके? छोटी आंत के। ये ध्यान रखना है। ये जो ग्रहणी वाला भाग है मेरे भाई, ध्यान रखना, ग्रहणी वाला, इसका एक सवाल भी बनता है, ध्यान रखना। इस वाले भाग में भोजन व पितरस मिलता है। भोजन और पितरस जो है वो किस भाग में मिलता है? या आपसे कह दे कि जो बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है ना, पितरस, वो छोटी आंत के किस भाग में मिलता है? तो वो छोटी आंत के ग्रहणी वाले इस भाग में, क्योंकि अमाशय से भोजन आएगा और दूसरी तरफ से पितरस आएगा, तो वो इसी ड्यूडिनम या ग्रहणी के अंदर मिल जाएगा और भोजन को अम्लीय से क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, छोटी आंत से संबंधित मैं आपको कुछ विशेष तथ्य और बताता हूं, वो भी ध्यान रखना है। हाँ, लेसन पूरा होने के बाद उसके दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा इसका। जैसे टॉपिक एंड होगा उसके दूसरे दिन प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस आप तभी लगाओ जब पहले पूरा थ्योरी पढ़ लो आप। अब देखो, छोटी आंत के मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। छोटी आंत के तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से रिलेटेड होंगे। सबसे पहला तथ्य, एक नाम आएगा मेरे भाई, रंसाकुर। छोटी आंत के अंदर एक पार्ट होता है जिसको रंसाकुर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में विलाई या विली कहते हैं। छोटी आंत के अंदर मेरे भाई रंसाकुर पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, रंसाकुर या इंग्लिश में इसको बोलते हैं विलाई, जिसका हिंदी में लिखा हुआ आता है बहुत बार। ठीक है, तो रंसाकुर विलाई का काम क्या होता है? इनका काम होता है अवशोषण का कार्य। अवशोषण का कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछे कि छोटी आंत में अवशोषण का काम कौन करता है, तो अवशोषण का काम रंसाकुर या विलाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर ग्रंथि। अब देखो, आपके टीसीएस जो है ना, वो सवाल अजीब सा पूछ लेता है। अजीब सा कैसे? वो ऐसे भी पूछ सकता है
कि ब्रूनर ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है? क्या पूछ सकता है? ब्रूनर ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है? तो मेरे भाई ब्रूनर ग्रंथि में किस भाग में बता रहा हूं आपको? छोटी आंत में ही तो बता रहा हूं। और यहां से श्लेष्मा का स्रवण होता है। श्लेष्मा, जिसको हम इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। का सिक्रे श्रवण का मतलब होता है सिक्रेशन, निकालना। एक चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा एक चिपचिपा गोंद के जैसा पदार्थ होता है, उसको बाहर निकालने का काम ब्रूनर ग्रंथियां करती है छोटी आंत के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक नाम आता है पेयर के पिंड। एक आता है पेयर के पिंड। पेयर के पिंड क्या करते हैं? देखो, इनका काम है भक्षाणुओं का निर्माण करना। भक्षाणुओं का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं फैगोसाइटिक। भक्षाणुओं का निर्माण करना, ये पैर के पिंड करते हैं। देखो, भक्षाणु का मतलब क्या होता है? भक्ष लेना। भक्ष लेना का मतलब है जैसे मुंह के अंदर कोई सूक्ष्म जीव आया तो लाइसोजाइम एंजाइम था ना लार में, वो मार देता है। ब्रूनर ग्लैंड को इंग्लिश में ब्रूनर ग्लैंड ही कहते हैं मेरे भाई। इसके अलावा अमाशय के अंदर अगर कोई सूक्ष्म जीव आ गया, अमाशय के अंदर कोई सूक्ष्म जीव आ गया तो उसको मारने का काम कौन करता है? उसको मारने का काम करता है HCl। और अगर छोटी आंत के अंदर कोई सूक्ष्म जीव आ गया तो उसको मारने का काम कौन करेगा? ये पैर के पिंड जो भक्षाणु बना रहे हैं ना, ये उनको भक्ष करेंगे, खा जाएंगे। बुक्स कहां मिलेगी? फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिलेगी भाई। एक और भाग आता है छोटी आंत के अंदर जिसका नाम है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन ये क्या करती है? आंतरीय रस का निर्माण, या इंग्लिश में आप कह सकते हो इंटेस्टाइन जूस बनाती है। आंत की दीवारों से जो रस निकलता है, आंत की दीवारों से जो रस निकलता है उसको आंतरीय रस कहा जाता है। और उस आंतरीय रस को इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं इंग्लिश में। इसको बनाने का काम छोटी आंत के अंदर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन पाई जाती है, इनसे बनता है। तो ये है मेरे भाई छोटी आंत के बारे में। इसके बाद अब हम बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। बड़ी आंत में तो देखो भोजन का कोई पाचन होता नहीं, कंप्लीट डाइजेशन वो यही होगा। कुछ विशेष तथ्य और होंगे जो मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा कि कहां पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, वो लास्ट में लिखाऊंगा मैं। चलो एक बार इन चारों को पढ़ो आप। चारों को पढ़ो भाई, 2 मिनट दे रहा हूं, मैं साइड में हो रहा हूं, 2 मिनट में पढ़ो इसको।
ठीक है, अब चलो आगे बड़ी आंत के बारे में हम बात करते हैं। अब लेते हैं मेरे भाई बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत या इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और डायग्राम में आपको दिख रहा होगा अलग से, ये शरीर के अंदर दिखा रखी है आपको, रेड रेड कलर की दिख रही है, और ये बाहर अलग से दिखा रखी है, ये है बड़ी आंत, इस टाइप की होती है भाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, बड़ी आंत की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसकी लंबाई क्या होती है। बड़ी आंत लंबाई में कम होती है, चौड़ाई ज्यादा होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्यादा है। देखो, लंबाई की अगर मैं बात करूं तो फीट में आता है 6 फीट, और अगर मीटर में पूछे तो 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर, या तो 6 फीट या 1.5 मीटर होता है जी लंबाई। इसके अलावा बड़ी आंत में दोस्तों ध्यान रखना, यहां भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। यहां भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता, कोई भी पाचन नहीं होता। यहां भोजन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि हम पीछे छोटी आंत में एक पॉइंट लिख चुके हैं कि कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो छोटी आंत में ही होगा, यहां कोई भी पाचन नहीं होता। अगर यहां कोई पाचन नहीं होता तो फिर बड़ी आंत शरीर में क्यों पड़ी है, इसका कोई ना कोई तो काम होगा। तो बिल्कुल काम तो है, तभी तो पड़ी है शरीर में, नहीं तो कब की हम निकाल के फेंक देते। इसका कार्य क्या है फिर भाई, पाचन नहीं होता तो फिर काम क्या करती है ये तो पता करो। तो पहला काम, पानी का अवशोषण करना। पानी का क्या करना, अवशोषण करना। भाई जो मल के साथ, गंदगी के साथ जो पानी होता है, वहां से पानी खींचने का काम ये करती है। नंबर 2, विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण मतलब सिंथेसिस करती है, 2 विटामिन बनाती है ये। एक तो हो गई विटामिन के और एक विटामिन B12। इन 2 विटामिन का संश्लेषण जो है वो इसी बड़ी आंत के अंदर होता है मेरे भाई। ठीक है, और बड़ी आंत में ये जो विटामिन का संश्लेषण है, ये एक जीवाणु के द्वारा होता है, और उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई या इस्चीरिया कोलाई। अगर आपसे कह दे कि विटामिन का संश्लेषण कौन सा जीवाणु करता है बड़ी आंत के अंदर, तो वो ई कोलाई करता है। अब दोस्तों आप यहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, ये देखो, ये वाली या ये वाली, यहां इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं परिशेषिका। अपेंडिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिशेषिका। ये हमारे शरीर में अब एक अवशेषी अंग है, इसका आप कोई काम नहीं है, तो ये एक अवशेषी अंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बड़ी आंत का मेन मुद्दा है जी, ये बड़ी आंत का मेन मुद्दा है।
बड़ी आंत देखने में ऐसी लग रही है, छोटी आंत को मैंने आपको भी बताया उसके 3 पार्ट होते हैं, ये वाले अंदर 3 पार्ट देखो, तीनों अलग अलग कलर में दे रखे हैं, एक ये कलर, एक ये कलर, एक ये कलर। पहला कलर ऊपर वाला ड्यूडेनम ग्रहणी, बीच वाला जेजुनम मध्यांत्र, और ये लास्ट वाला जो है ना इलियम, इसको शुद्रांत्र बोलते हैं। तो भोजन पितरस से जो मिलता है वो किस भाग में मिलता है? ग्रहणी वाले भाग में मिलता है। अब इसके बाद हमने बड़ी आंत के कार्यों की बात की। भाई बड़ी आंत में भोजन का पाचन तो नहीं होता, लेकिन पानी का अवशोषण और विटामिन का संश्लेषण जरूर होता है। अब देखो हम बात करेंगे बड़ी आंत के भागों की बात करेंगे। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं भाई। बड़ी आंत के अगर मैं भागों की बात करूं तो मेरे भाई बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब इसके 3 भाग देखो कौन कौन से हैं। नंबर पहला, यहां दे नहीं रखा है पूरा, एक तो ये वाला आ गया देखो, सिक्कम दे रखा है, सिक्कम, ठीक है। और पूरा इसमें तीनों पार्ट नहीं दे रखे, ये सिक्कम सिक्कम दे दिया। सिक्कम वाला ये है जो जॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको सिक्कम कहा जाता है। देखो पहला भाग होता है सिक्कम, दूसरा भाग होता है कोडोन, कोडोनिक कोलेन, कोलोन। सिक्कम, कोलन और मलाशय। मलाशय को आप रेक्टम कह सकते हो, रेक्टम। ये 3 भाग है मेरे भाई बड़ी आंत के। हालांकि बड़ी आंत के भागों से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, बस एक सिक्कम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी आंत व बड़ी आंत का जोड़ होता है ये। वह बड़ी आंत का जोड़ है। छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ कौन सा है? सिक्कम है, ध्यान रखना। और इसी सिक्कम के शीर्ष पर, इस पर अपेंडिक्स पाई जाती है। इस पर अपेंडिक्स पाई जाती है। इस वाले भाग पर क्या पाई जाती है मेरे भाई? अपेंडिक्स पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। हाँ कोलोन, इसको कोलोन कर दो भाई।
कोलोन का इनका सवाल, कोलोन का कोई खास सवाल बनता नहीं, इसका जरूर ध्यान रखना, इसमें मल एकत्रित होता है। इसमें मल इकट्ठा होता है, ये ध्यान रखना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है दोस्त। मल का मतलब होता है जो गंदगी होती है ना, वो इकट्ठी होती है। ओके, तो ये दोस्तों पाचन तंत्र के पूरे भागों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बड़ी आंत को मैं आपको और डायग्राम से आपको दिखाऊं तो ये देखो, देखो यहां से हम बात करें, ये मलाशय है, ये गुदा है। ये गुदा वो भाग है जहां से हम मल का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं। ये रही अपेंडिक्स। सेसम का मतलब है, इसको हम सिक्कम भी बोल सकते हैं। इस भाग पर ये अपेंडिक्स पाई जाती है, अंगुली जैसी एक संरचना। और ये अपेंडिक्स है ना, ये देखो अपेंडिक्स जो मैं बता रहा हूं, परिशेषिका। अपेंडिक्स दोस्तों एक अवशेषी अंग है। एक क्या है? अवशेषी अंग है। मतलब इसका आहार नाल में अब कोई काम नहीं है, एक अवशेषी अंग पड़ा है बस। ये कोलोन के तीन अलग अलग पार्ट है, देखो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये अलग अलग कोलोन है। ये ट्रांसवर्स कोलोन जहां अवशोषण वगैरह होता है। अपेंडिक्स एक अंगुली जैसी संरचना होती है, अंगुली नुमा संरचना की नलिका है। अंगुली नुमा संरचना की क्या है? नलिका है। ये एक अवशेष्य अंग है जिसका कोई काम नहीं है आहार नाल में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखो, ब्रैकेट में मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है? मुख में पचित भोजन कहलाता है। चलो एक बार है ना, इसको आप पढ़ो, फिर मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं।
मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है अगर हमसे ये सवाल पूछे? और आमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? अर्धपचित भोजन क्या कहलाता है? और लास्ट में आता है छोटी आंत। छोटी आंत में पूर्ण पचित भोजन क्या कहलाता है? पूर्ण पचित भोजन कहलाता है। मुख में पचित भोजन कहलाता है मेरे भाई बोलस। आमाशय में पचित भोजन कहलाता है काइम। और यहां कहलाता है काइल। तीनों भाग, तीन ही जगह पाचन होता है, तीनों जगह मैंने आपको बता दिया है क्या क्या कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, फिर ये टॉपिक हम एंड करते हैं। पाचन की क्रिया का क्रम, भोजन के पाचन की क्रिया का क्रम। भाई हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन होता है ना, उसका क्रम क्या क्या होता है? सबसे पहले देखो, हम भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं। मतलब भोजन को अंदर लेते हैं। हाँ, अपेंडिक्स अगर पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत करने लग जाए तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको काट के बाहर फेंक देगा। अगर काट के बाहर फेंक दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ी है तो दिक्कत कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कोई भाई इसमें कोई 50 किलो वजन है जो हमसे उठ नहीं रहा है। दिक्कत करती है तो डॉक्टर निकाल के अलग कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पड़ी है तो दिक्कत नहीं कर रही तो पड़ी है। फिर अंतःग्रहण, सबसे पहले भोजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है? अंदर लेने के बाद में भोजन का पाचन होता है। उसको हम तोड़ते हैं, चबाते हैं, ये सब काम होगा। पाचन होने के बाद में क्या होगा? पाचन होने के बाद में उस भोजन का अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। और अवशोषण के बाद में क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि भोजन का कोशिकाओं तक जाना। देखो, सबसे पहले भोजन को हम अंदर लेंगे, अंतःग्रहण, फिर उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषण होगा। ठीक है, अवशोषण के बाद फिर, अवशोषण का मतलब होता है अंगों से ब्लड में जाना, वो अवशोषण है। और ब्लड से कोशिकाओं तक जाना वो स्वांगीकरण है। और फिर जो अपशिष्ट बच जाता है उसका हम क्या कर देते हैं? उत्सर्जन कर देते हैं। उसका हम क्या कर देते हैं? उत्सर्जन, या हम उसको बाहर त्याग देते हैं। ये मेरे दोस्तों पाचन की क्रिया का पूरा क्रम होता है। तो अगर हमसे क्रम पूछ ले तो ये क्रम होता है, ये ध्यान रखना है। ओके जी, तो ये है दोस्तों अपना पाचन तंत्र जो यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें हमने यकृत, अग्नाशय की भी बात कर ली। ये टॉपिक इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि हमने लीवर भी इसमें पढ़ लिया, अग्नाशय भी हमने इसमें पढ़ लिया, दांत हमने इसमें पढ़ लिए, और पाचन का पूरा सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट कल तक डल जाएगा आपके, है ना? कल डल जाएगा पाचन तंत्र का। आज आप थ्योरी पढ़ो, कल आप इसका प्रैक्टिस लगाना, कल डल जाएगा इसका प्रैक्टिस।
और कल अपन शुरू करेंगे कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।